हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोविजन। और आज हम लोग का एपिसोड है साइंटिस्ट संडे का एपिसोड। और क्योंकि इसमें हम लोग इस एपिसोड में हम लोग क्या करते हैं, इस एपिसोड में हम लोग एक फेमस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ाई करते हैं। मतलब उसके बारे में, उसकी बायोग्राफी को पढ़ते हैं कि उसकी क्या क्या लाइफ था, उसने क्या एजुकेशन किया, उसको क्या मेडल्स मिले। और हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम एक ग्रेट साइंटिस्ट की जर्नी से, एक उसकी लाइफ की जर्नी से हम इंस्पायर हो सकें। क्योंकि ये मैं इससे पहले वाले साइंटिस्ट संडे के एपिसोड में भी बोला था कि देखिए, हम लोग सिर्फ एक कंपटीशन एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ाई नहीं करते, ठीक है। हम साइंस के स्टूडेंट हैं और हम इसलिए पढ़ाई करते हैं ताकि हम वर्ल्ड में कुछ चेंजेस ला सके, हम वर्ल्ड में कुछ अच्छा नया चीज़ ला सके, जिससे जो वर्ल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन हो सके और फ्यूचर में जो हमारी आने वाली जनरेशन है उन लोग को हेल्प हो सके, हमारी ह्यूमन की जो इवोल्यूशन है इसमें हेल्प हो सके, है ना। हमारा मकसद ये है पढ़ाई करने का, ना कि सिर्फ ये कि बस किताब खोलो और कंपटीशन एग्जाम क्रैक कर लो, है ना। कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना बहुत सही है, आज के टाइम का नीड है, पर हमको बहुत चीज़ें भी चाहिए, हमको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, हमको नॉलेज भी चाहिए, हमको इन्फ्लुएंस भी होना है साइंटिस्ट से, है कि नहीं। तो हम इसलिए ये वाला एपिसोड लाने की कोशिश किए और हम हर संडे को ये साइंटिस्ट संडे एपिसोड लेके आते हैं। इस पर हम ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ाई करते हैं, हम बारीकी से देखते हैं कि उन्होंने क्या किया अपनी लाइफ में, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया और उन्होंने क्या 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 चीज़ अचीव किया, है ना। तो आज हमारा एक ऐसा ही एपिसोड है संडे संडे का, और इसमें एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, और वो भी सबसे बड़ी बात वो ये है कि वो इंडिया से है। आज हम उनके बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। शुरुआत होने से पहले यार एक बात का ध्यान रखो कि चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक और शेयर करना मत भूलना। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करो, ताकि मैक्सिमम लोग जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो इन्फ्लुएंस हो सके, जो 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 साइंस का स्टूडेंट नहीं है कम से कम उसको भी साइंटिस्ट के बारे में पता चले कि साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं, क्या क्या पढ़ाई करते हैं और वो कैसे, मतलब उन्होंने क्या किया, वो साइंटिस्ट के बारे में पता चले बाकी लोगों को। तो आप अगर हो सकता है तो आप अपने इंस्टाग्राम में या फिर व्हाट्सएप की स्टोरी लगाइए इस चीज़ को, ताकि मैक्सिमम लोगों को पता चल दे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो आज जो हम लोग के साइंटिस्ट हैं वो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अब जो भी लोग बायो से पढ़े हुए हैं या जो लोग बायो से नहीं भी पढ़े हुए हैं, उनको इनका नाम कहीं ना कहीं तो सुने होंगे। जो बायो वाले तो इनको अच्छे से जानते हैं, खुराना साहब को, लेकिन जो बायो नहीं लिए हुए हैं वो भी इनका नाम तो जानते ही होंगे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना का बहुत फेमस साइंटिस्ट है, ठीक है, बहुत फेमस साइंटिस्ट है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया से थे, ठीक है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना के बारे में आज हम लोग पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं, इनको समझने वाले हैं कि इनकी लाइफ कैसे थी। हम लोग हर चीज़ देखेंगे, इनकी एजुकेशन क्या थी, इनका अवार्ड्स क्या क्या इनको मिले, इस पर पूरा PDF बनाया वो, है ना। हम सब चीज़ बारी बारी से देखेंगे। और इनका लाइफ भी बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ था एक तरह से मैं बोलूँ तो, क्योंकि इन्होंने बड़ा खतरनाक डिस्कवरी किया था। इसके पहले हमने कार्ल लैनिस्टर के बारे में देखा था, जिन्होंने भी उनका रिकॉर्ड में एक रिमार्केबल काम किया था कि पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन को समझाया था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप्स को पहचाना था। उन्होंने पोलियो वायरस के पोलियो जो वायरस था उसको आइसोलेट किया था। तो उन्होंने बड़े बड़े काम किए थे। आज जो हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना के बारे में, इन्होंने भी बड़े बड़े अचीवमेंट किया, इन्होंने बहुत धाकड़ अचीवमेंट किया हुआ अपनी लाइफ में, और इसीलिए इनको फादर ऑफ DNA सिंथेसिस और फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोला जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर थे, समझ रहे हैं। कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनका जो अगर बर्थडे देखें हम लोग, मतलब कब से कब तक था, तो 9 जनवरी को पैदा हुए थे 1922 में, मतलब कि उसमें इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। और 9 नवंबर को इनका डेथ हो गया था 2011 में, ठीक है। 1922 को बॉर्न किए थे, मतलब इंडिया उसमें इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, ब्रिटिश इंडिया हुआ था, और 2011 को ये आज़ाद हो गए थे। आगे देखते हैं, अब इनकी लाइफ और एजुकेशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो यार इस चीज़ को बड़ा ध्यान से देखना कि हमें इससे पहले वाले भी देखे थे कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो बड़े एजुकेटेड होते हैं, ना। इनका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये हाईली एजुकेटेड पीपल होते हैं, और तभी सीधी सी बात है कि तभी तो इतना काम कर पाते हैं, है ना। तो अगर हमको कुछ खास करना है, मतलब साइंस की फील्ड में कुछ खास करना है, तो सबसे पहला नीड क्या है जो इन साइंटिस्ट को देख के पता चलता है, वो है हाईली क्वालिफाइड पर्सन। आपको बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होना पड़ेगा, बड़े बड़े डिग्री लेने पड़ेंगे विथ रिमार्केबल नॉलेज है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ डिग्री लिए, नॉलेज के साथ बड़े बड़े डिग्री लेने पड़ेंगे। और दूसरी बात जो हम देखते हैं वो क्या है, वो अभी मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। अब तो पहले तो देखते हैं कि इन्होंने क्या किया। तो अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन देखते हैं कि इनकी अर्ली लाइफ क्या थी और एजुकेशन क्या था।
तो ही इज़ एन इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट। बाद में इन्होंने अमेरिका के भी नागरिकता प्राप्त की, सिटीजन बन गए वहाँ के अमेरिका के, लेकिन ये बॉर्न इंडियन थे, ठीक है, इंडिया में पैदा होकर बाद में गए थे अमेरिका। तो ही इज़ एन इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट है ये, है ना, जो बायोटेक्नोलॉजी से जो पढ़ाई करते हैं उसमें बायोकेमिस्ट बोलते हैं। आज के टाइम में होता है तो बायोटेक्नोलॉजी ऐसे कुछ बोलते हैं, नहीं बायोकेमिस्ट्री बोलते, ठीक है। तो ही इज़ एन इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट। ही वॉज बॉर्न इन 9 जनवरी 1922 इन रायपुर, मुल्तान, पंजाब प्रोविंस, ब्रिटिश इंडिया, प्रेजेंट डे पंजाब, पाकिस्तान। तो इन्होंने कहाँ पैदा हुए थे? ये रायपुर के क्षेत्र में पैदा हुए थे, मुल्तान में, पंजाब, जो पंजाब प्रोविंस पैदा था ब्रिटिश इंडिया के नाम पे। तो हमारा जो उस समय का जो बड़ा सा जो इंडिया था, मतलब जो अनडिवाइडेड इंडिया, जो इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के दोनों, नहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये तीनों के तीनों सब कुछ आते थे इंडिया पे, है ना, ऐसा था इंडिया तो बड़ा सा। तो फिर वो इंडिया में क्या था, उस इंडिया का जो पाकिस्तान वाला पार्ट है, जो कि अभी डिवाइडेड होकर पाकिस्तान बन गया है, तो उसका मुल्तान को वाला जो पार्ट है, मतलब जो मुल्तान जो जगह है जो कि पंजाब प्रोविंस में आता था ब्रिटिश इंडिया में, है ना। तो जो 1992 में इंडिया तो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, तो उस समय जो मुल्तान जो पार्ट था पंजाब प्रोविंस का, वहाँ इनका बॉर्न हुआ था, वहाँ ये पैदा हुए थे रायपुर एरिया में। रायपुर इनका गांव का नाम था, ठीक है, रायपुर विलेज में ये पैदा हुए थे कब 9 जनवरी को। हिज फादर वॉज अ पटवारी आप जानते होंगे, हिज फादर वॉज अ पटवारी, अ विलेज टैक्सेशन क्लर्क इन ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट। although poor, his father was dedicated to educating his children and they were practically the only literate family in the village of 100 people। तो इनके फादर क्या थे? इनके फादर जो है पटवारी थे गांव के। क्या थे? इनके फादर जो है गांव के पटवारी थे। पटवारी क्या होता है? पटवारी जैसे अभी के टाइम पे देखें पटवारी क्या होता है, पटवारी क्या करता है, पूरा जमीन वमीन का कौन सा जमीन कहाँ पे डिवाइडेड है, डिवाइड होना है, ये सब पूरा ध्यान रखता है, मतलब हर चीज़ ध्यान रखता है जमीन वमीन का। तो ये उसी टाइप का पटवारी था जो कि विलेज का टैक्स कलेक्ट करता था, है कि नहीं। जो गांव का जो टैक्स कलेक्ट करता था पटवारी, वो था ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के अंदर, इनके पिताजी थे। और भले ही वो थोड़ा कम पैसा था उनके पास, गरीब थे, पर उनके जो पिताजी थे वो डेडिकेटेड थे उनके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जो पेरेंट्स हो वो हमारे पेरेंट्स क्या हो, डेडिकेटेड हो, ताकि अपने बच्चों को पढ़ाया जा सके, अच्छे से पढ़ाने के लिए डेडिकेटेड हो, ठीक है। क्योंकि इंडिया में लगभग हर पेरेंट होता ही है, मैक्सिमम पेरेंट तो होता ही है कि डेडिकेटेड होते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन को लेकर। तो इनके पेरेंट्स भी थे डेडिकेटेड एजुकेशन को लेकर। और ये जो है अपने पूरे 100 लोगों के गाँव में इकलौते फैमिली, इनका ऐसा फैमिली था जो कि लिटरेट था, समझ रहे हैं, जो कि लिटरेट था, एकमात्र इकलौता पढ़ा लिखा फैमिली था इनका पूरे के पूरे विलेज में। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात था इनके लाइफ में। आगे देखते हैं इनकी एजुकेटिंग हिस्ट्री। फर्स्ट 4 years ऑफ हिज एजुकेशन वेयर प्रोवाइडेड अंडर अ ट्री। देखिए कितना प्यारा बात है कि इनका जो पहला जो 4 साल था पढ़ाई का, कहाँ पढ़ाया गया था? पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे बैठ के इन्होंने अपने पहले 4 साल पढ़ाई की थी। देन ही अटेंडेड DAV हाई स्कूल इन मुल्तान में। ये DAV हाई स्कूल के बारे में आप जानते हैं क्या? दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल इसका नाम है, ठीक है। DAV का फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल इन मुल्तान पता ना पाकिस्तान में है। एक बार मुल्तान में मैच हो रहा था, क्रिकेट मैच, और जो वीरेंद्र सहवाग था वो करीब 309 या 319 रन बनाया था, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग। और इसलिए वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान भी बोलते हैं, है ना। तुम थोड़ा क्रिकेट भी देखते हो, उसे पता है। तो DAV हाई स्कूल मुल्तान में ही इनका एडमिशन हुआ। पहले 4 साल पेड़ पढ़ाई किए, फिर DAV हाई स्कूल मुल्तान में पढ़े। वहाँ इनके एक टीचर थे जिसका नाम था रतन लाल। इस टीचर इन्फ्लुएंस्ड हिम ग्रेटली। जो देखिए कितना इंपॉर्टेंट पड़ता है, ये पॉइंट को भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। रतन लाल, हिज टीचर इन्फ्लुएंस्ड हिम ग्रेटली। जो रतन लाल थे, जो कि इनके टीचर थे रतन लाल, वो इनको हाईली इन्फ्लुएंस करते हैं इनके स्कूल के टाइम पे, है ना। तो हमारे टीचर भी है ना, ऐसे जो ये टीचर का रोल भी क्या है? टीचर का रोल इन्फ्लुएंस करना है, कि आपको एक सिखाया वो कि आपको कुछ करना है उस आगे जाके फील्ड में, साइंस के फील्ड में, है ना। तो जो रतन लाल थे वो उनको DAV पब्लिक स्कूल में हाईली इन्फ्लुएंस करते हैं। लेटर ही स्टडीड एट पंजाब यूनिवर्सिटी। अब इनका ग्रेजुएशन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी गए लाहौर में।
लाहौर में जो पंजाब यूनिवर्सिटी था वहाँ ही जाते हैं। वैसे एक पंजाब यूनिवर्सिटी इंडिया में भी है ना, तो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में जाते हैं, वेयर ही ऑब्टेन एन एमएससी डिग्री, तो इन्होंने पहले ग्रेजुएशन किया बीएससी, उसके बाद मास्टर्स किया एमएससी। महान सिंह है ना, महान सिंह अ ग्रेट टीचर एंड एक्यूरेट एक्सपेरिमेंटलिस्ट वाज हिज सुपरवाइजर। जो महान सिंह जो कि वहाँ के टीचर थे या प्रोफेसर बोलेंगे, वो इनको वहाँ, ये भी इनके सुपरवाइजर थे और ये भी इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। तो इनके जीवन में दो बड़े टीचर थे, जो कि एक रतन लाल जी थे और एक महान सिंह जी थे, जो कि इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किए थे साइंस में आगे पढ़ाई करने के लिए, या फिर एक तरह से सुपरवाइज या हेल्प भी किए थे पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो अभी तक हम इनके अर्ली लाइफ के बारे में देखें कि पहले 4 साल इन्होंने पेड़ के नीचे पढ़ाई किया, उसके बाद डेवी हाई स्कूल गए जहाँ रतन लाल जी जो है इनको बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर ये ग्रेजुएशन करने के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी जाते हैं लाहौर में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। और महान सिंह जो है वो इनको वहाँ पे ग्रेट मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत ज़्यादा, महान सिंह, है ना। अब आगे क्या होता है, आगे इनके लाइफ में होता है कि खुराना लिव्ड इन इंडिया अंटिल 1945 व्हेन ही अवॉर्डेड, खुराना लिव्ड इन इंडिया अंटिल 1945 तक इंडिया में थे ना, इंडिया में ही थे। व्हेन द अवार्ड ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेलोशिप मेड इट पॉसिबल हिम टू गो टू इंग्लैंड वेयर एंड ही स्टडीड फॉर अ पीएचडी डिग्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल where Roger J.S. Beer supervised his research। 1945 में क्या होता है, 1945 में जो इनको अवार्ड मिलता है इंडिया की तरफ से किस चीज़ का अवार्ड मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेलोशिप। किस चीज़ का अवार्ड मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेलोशिप। मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ अच्छे स्टूडेंट्स को क्या करती है, फेलोशिप देती है, ताकि वो विदेश में जाके पढ़ सके, है ना, फॉरेन में जाके अच्छा स्टडी ले सके, अच्छा पढ़ाई कर सके। तो इनको उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये फेलोशिप मिलता है और उसके बाद ये जाते हैं इंग्लैंड जाते हैं पढ़ाई करने के लिए 1945 के बाद। वेयर ही स्टडीड अ पीएचडी डिग्री, अपना पीएचडी करने के लिए कहाँ जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के यूनिवर्सिटी में जाते हैं। जहाँ क्या होता है, जहाँ जो रॉजर J.S. बियर होते हैं वो इनको सुपरवाइज करते हैं इनके रिसर्च को। जब भी आप रिसर्च करेंगे तो रिसर्च किसी प्रोफेसर के अंडर होता है ना, ऐसे रिसर्च जाके नहीं कर सकते। तो जो रिसर्च होता है, जो पीएचडी डिग्री होता है, ये किसी एक प्रोफेसर, बड़े प्रोफेसर के अंडर होता है। ठीक है, तो ये जो किसके अंडर करते हैं, इंग्लैंड जाके पीएचडी, वेयर क्या नाम था, रॉजर J.S. बियर के अंडर ये जो है रिसर्च और पीएचडी डिग्री अपना कंप्लीट करते हैं। In the same year, he pursued postdoctoral studies with Professor Vladimir Plirov at ETH Zurich in Switzerland। उसके बाद क्या करते हैं, सेम ईयर में ये स्विट्जरलैंड जाते हैं और वहाँ अपनी पोस्ट डॉक्टरल की स्टडी भी कंप्लीट करते हैं। देखिए, अभी तो इन्होंने डॉक्टरेट कर लिया, पीएचडी कर लिया, अब ये क्या कर रहे हैं कि पोस्ट डॉक्टरेट भी किया, पोस्ट डॉक्टरेट स्टडी विद प्रोफेसर व्लादिमीर प्रिलॉग एट ETH Zurich इन स्विट्जरलैंड में अपनी पोस्ट डॉक्टरल की स्टडी कंप्लीट करते हैं। देयर ही वर्क इन एल्कलॉइड केमिस्ट्री, क्या करते हैं, एल्कलॉइड केमिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं। कहाँ, स्विट्जरलैंड में। देखा, स्विट्जरलैंड जो है रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा माना जगह है। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो स्विट्जरलैंड में काम करते हैं, रिसर्च के लिए स्विट्जरलैंड फेमस है। ठीक है, तो इन सेम ईयर ही परस्यूड पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज विद प्रोफेसर व्लादिमीर प्रिलॉग ETH Zurich इन स्विट्जरलैंड। देयर ही वर्कड इन एल्कलॉइड केमिस्ट्री में वो काम करते हैं। अब क्या आता है, इन 1949 he was unable to find a job in his original home area in the Punjab. He returned to England on a fellowship work with George Wallace Skinner and Alexander R. Todd on peptides and nucleotides। क्या होता है, अब इनकी पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, उसके बाद पोस्ट डॉक्टरल स्टडी करते हैं स्विट्जरलैंड में, इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री में करते हैं, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, वापस इंडिया चले जाते हैं। अब सीधी सी बात है, जब आप उसको, क्यों उस समय आप खुद सोचिए 1949 में इंडिया में क्या जॉब होगा आपके पास। 1947 में तो इंडिया आज़ाद हुआ, उस समय किसका टाइम था, उस समय जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है लाल बहादुर शास्त्री का टाइम था, लाल बहादुर शास्त्री का। उस समय खाने के लिए वो नहीं था, धान मतलब चावल नहीं था इंडिया के पास, तो इंडिया दूसरे देश से रिक्वेस्ट करा था कि चावल दे दो करके, समझे ना। उस समय इंडिया में बहुत तकलीफ था, क्योंकि उस समय तो जो इंग्लैंड वाले थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो तो पूरा लूट लिया इंडिया को, और लूट के उन लोग जब भी अपना पूरा जितना रिसोर्स था सबको लूट लिए, उसके बाद चले गए। अब इंडिया में कुछ बचा नहीं खाने वाने के लिए, तो उस समय देश शुरू हो रहा था,
तो उस समय जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो कमान संभाले हुए थे, है ना। उस समय ये उस समय, अब ये तो बाहर थे ना, ये तो 1945 में इंग्लैंड चले गए थे और ये पूरा पढ़ाई वढ़ाई किए, अपना पोस्ट डॉक्टरेट स्टडी किए। उसके बाद ये 1949 में इंडिया आए और इंडिया आके अब इनको कहाँ से जॉब मिलेगा, मतलब खाने के लिए पैसा नहीं था उस समय, खाने के लिए पैसा वो लोग मतलब कुछ स्ट्रगल चल रहा था उस समय, इंडिया का स्ट्रगलिंग फेज था, वो इंडिपेंडेंट इंडिया का स्ट्रगलिंग फेज था, है ना। उस समय ये अपने इतना पढ़ लिख के इनको जॉब चाहिए था, बायोकेमिस्ट्री का कुछ जॉब, कुछ वो चाहिए होगा, कुछ बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का कॉलेज, कुछ रिसर्च लैब चाहिए होगा, कहाँ से पैसा आएगा, है ना। तो इनको कोई जॉब मिला नहीं, तो ये वापस चले गए कहाँ, इंग्लैंड। क्योंकि वापस इंग्लैंड क्यों गए, क्योंकि इनको एक फेलोशिप का वर्क का ऑफर आया, फेलोशिप वर्क का जॉर्ज वेलेस स्किनर के साथ और अलेक्जेंडर आर टॉड के साथ एक फेलोशिप वर्क का ऑफर आता है, जहाँ पर ये पेप्टाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो एक अब कहाँ चले गए 1949 में वापस इंग्लैंड, और किसमें काम किया, पेप्टाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो प्रोफेसर एट MIT टिल 2007। हाँ, तो बाद में जब इनको नोबेल प्राइज मिल गया उसके बाद का तो बात है, ये इस बात को छोड़ो, बस ध्यान रख लो कि MIT के मतलब बाद में ये MIT में 2007 तक प्रोफेसर भी रहे थे, है ना। तो अभी इनका कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो अर्ली लाइफ हमने देखा, इनका अर्ली लाइफ और भी बहुत सारा पता है, मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, यहाँ पे मैं टाइप नहीं किया, इसलिए टाइप नहीं किया क्योंकि इनका जो अर्ली लाइफ एजुकेशन है ना, वो एजुकेशन का बहुत बड़ा है। ये बहुत सारे कोलंबिया में काम किया इन्होंने, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वहाँ जो इंग्लैंड में या अमेरिका में पता नहीं, अमेरिका में ज़्यादा, तो वहाँ भी इन्होंने वहाँ का वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे कोलंबिया में। और भी ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये काम किए हैं। और आखिरी ये इनका MIT इनका लास्ट था, जो MIT है वो ये लास्ट 2007 तक वहाँ पे थे, उसके बाद इन्होंने फिर नहीं पढ़ाया, लास्ट MIT था, है ना। तो ऐसे करके इन्होंने बहुत सारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन और बहुत सारे एक एंजाइम रिसर्च इंस्टीट्यूट था, एक एंजाइम रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इंग्लैंड का था, तो यहाँ के भी वो हेड बनाए गए थे, है ना। तो ये बहुत पढ़े लिखे थे ना, बहुत पढ़े लिखे, इसलिए इनको हर जगह का हेड बनाया जाता था। तो मैं वो सब टाइप नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, ये पूरा भर जाएगा, 5, 10, 15 पेज का बन जाएगा और फिर लंबा बन जाएगा, तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हूँ, जैसे कि 1949 में ये इंग्लैंड चले जाते हैं, फिर वहाँ ये फेलोशिप वर्क करते हैं जॉर्ज वेलेस के साथ पेप्टाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में देखते हैं। तो हमने तो पढ़ाई देख लिया कि इन्होंने खतरनाक पढ़ाई किया है ना, बहुत पढ़ाई किया है। अब ये अपने लाइफ में जो खुराना साहब है, हरगोविंद खुराना, बहुत पढ़ाई लिखाई की। और ये बात तो पहले से हम सब जानते हैं कि साइंटिस्ट कितना ज़्यादा पढ़ाई किए होते हैं ना, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट, उसके बाद फिर इनका जो मतलब वो उनका भी एक लेवल होता है ना कि टॉप किए होते हैं, है ना, बहुत पढ़ाई किए होता है। उसके बाद क्या है, अब इतना पढ़ाई किया है तो कंट्रीब्यूट भी किए हैं, है ना। कंट्रीब्यूट क्या किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको देखना पड़ेगा। तो एट विस्कॉन्सिन he helped in studying the mechanism by which RNA codes for the synthesis of proteins। क्या हेल्प किया इन्होंने, मतलब क्या की पढ़ाई की कि इन्होंने ही helped in studying the mechanism by which RNA codes for the synthesis of protein। तो इन्होंने क्या बताया कि जो RNA का जो कोड्स है, मतलब कि एक तरह से बोलो कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस हमारे बॉडी में वो कैसे होता है, हाउ प्रोटीन वर्क, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये किसने बताया, खुराना ने बताया। खुराना ने ही बताया कि जो आरएनए के जो ट्रिपलेट्स होते हैं, जो कोडॉन्स होते हैं, जो कोडॉन के ट्रिपलेट्स होते हैं, वही कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोटीन बनने वाला है और उसका मैकेनिज्म क्या होता है। ये भी पूरा का पूरा खुराना ने ही बताया था। समझ रहे थे उनका डिस्कवरी का इम्पोर्टेंस, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी था। हम जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो सब पढ़ते हैं ना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो ये जो ट्रांसलेशन वाला जो पार्ट है, जो प्रोटीन बताया गया है कि जो कोड्स के जो ट्रिपलेट्स होते हैं उससे वो डिसाइड करता है कि कौन सा अमीनो एसिड बनने वाला है। ये पूरा का पूरा किसने स्टडी करके बताया था हमको, ये पूरा का पूरा खुराना ने बताया था। देखते हो कितना प्राउड का बात है कि एक इंडियन इतना बड़ा डिस्कवरी किया कि स्टडिंग द मैकेनिज्म बाय विच आरएनए कोड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और एक कब का बात है, उस समय जिस समय इंडिया जो है आज़ाद भी नहीं हुआ था, ये आज़ाद जस्ट हुआ था, समझ रहे हैं। उस समय एक इंडियन आके इतना बड़ा डिस्कवरी किया, कितनी बड़ी बात है ये। इंडियन क्या इंडियन इसको डिस्कवरी नहीं कर सकता है, लेकिन किन हालातों से आया उस चीज़ को भी तो देखिए। वो ऐसे देश से आया हुआ है जहाँ पे देश अभी आज़ाद भी नहीं हुआ, आज़ाद हो रहा है ना। तो ऐसे जगह से आके वो इतना बड़ा डिस्कवरी किया है कि स्टडिंग कि आरएनए प्रोटीन कैसे बनता है, अमीनो एसिड कैसे बनते हैं, इस चीज़ को पूरा डिस्कवर किया। ही बिगन टू वर्क ऑन सिंथेसाइजिंग फंक्शनल जीन्स।
functional genes. During his tenure at his university, he completed the work that led to sharing the Nobel Prize. और इसमें उन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर जीन को आर्टिफिशियली बनाया, आर्टिफिशियली फंक्शनल जीन्स, ऐसे नहीं कि सिर्फ जीन बना दिया, फंक्शनल आर्टिफिशियल जीन्स। समझ रहे कितना बड़ा डिस्कवरी किया। He also proved that nucleotide codes is always transmitted to the cell in group of 3 codons. Khurana also determined that some of the codons purport the cell to start or stop the synthesis of proteins. He was the one who cracked the genetic code. He also first to develop custom designed piece of artificial genes and method that anticipated the invention of the polymerase chain reactions. समझ रहे हैं? खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना वो आदमी थे जो क्रैक द जेनेटिक कोड। इन्होंने जेनेटिक कोड को क्रैक कर दिया था। किसी को नहीं पता था कि प्रोटीन फॉर्म कैसे होता है, किसी को नहीं पता था कोडॉन्स होते हैं। ये सब इन्होंने अपने साथी लोगों के साथ, जैसे नायरन बग के बारे में सुना होगा आपने, तो हॉली सुना होगा, तो इन लोगों के साथ काम करके ये जेनेटिक कोड को क्रैक कर दिया। और यही पहले आदमी थे जो कि ये बात भी बताए थे कि जो जेनेटिक जो कोड्स होते हैं, ऐसे कोडॉन्स भी होते हैं सेल के अंदर जो स्टार्ट और स्टॉप करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को। जो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट और स्टॉप करते हैं ना कोडॉन्स, वो भी ऐसे होते हैं। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो पूरा का पूरा कोडॉन्स पे ही डिपेंडेंट है। ये पूरा बात इन्होंने बताया था। और इन्होंने और क्या बताया था, और इन्होंने और क्या किया था, इन्होंने जो जेनेटिक जो जीन्स थे उसको आर्टिफिशियली बनाया था। समझ रहे? इन्होंने ही ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स की डिस्कवरी की थी। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, इन्होंने ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स की डिस्कवरी की थी। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? 5 to 10 या 10 to 15, मेरे को याद नहीं आ रहा है, 5 to 10 डीएनए या आरएनए के चेन होते हैं। समझ रहे हैं? तो इसको उन्होंने न्यूक्लियोटाइड, मतलब 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स के डीएनए या आरएनए के चेन होते हैं, ठीक है। तो इसको उन्होंने ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स किसने बनाया था? खुराना ने बनाया था। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को खुराना ने ही डिस्कवर किया था। ये जो बता रहा है ना कि आर्टिफिशियल जो सिंथेसिस किया था, कस्टम डिजाइन पीस ऑफ आर्टिफिशियल जीन्स की ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स ही है। तो इन्होंने इतना बड़ा डिस्कवरी किया था कि आर्टिफिशियल जीन बना लिया, उसके बाद कोडॉन्स को ब्रेक किया, प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म को पूरा का पूरा बताया। स्टार्ट स्टॉप कोडॉन होते हैं ये जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं, ये भी पूरा का पूरा इन्होंने डिस्कवरी बताया। समझ रहे हैं? इसलिए ये इतने बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं। तो इनका एक ये डिस्कवरी था, बहुत बड़ा डिस्कवरी था, जो कि है ना बहुत बड़ा डिस्कवरी था। In 1972, he finally completed the total synthesis of a functional gene outside a living organism. He also showed it could function appropriately in a bacterium. समझ रहे हैं? 1972 में ये पूरा का पूरा जो आर्टिफिशियल जो फंक्शनल जीन था उसको एक लिविंग बीइंग के बाहर सिंथेसिस करने में, लैब में सिंथेसिस करने में सक्सेस हो जाते हैं। और यहाँ तक उसको प्रूव भी करते हैं, उसको एक बैक्टीरिया के अंदर एप्रोप्रिएटली वर्क करवा के, मतलब एक बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं उस जीन को, और जो बैक्टीरिया था वो उस जीन को यूज़ करता है, मतलब उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है। तो इन्होंने, इनकी कंट्रीब्यूशन कितनी ज़्यादा ग्रेट थी, ये पूरे आर्टिफिशियल जीन कैसे बनाते हैं इसको बता दिया था। इतना महान काम किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। तीसरे ये बहुत ही बड़े जाने वाले साइंटिस्ट हैं। His studies were concerned primarily with the structure and function of rhodopsin, a light-sensitive protein found in the retina of vertebrate eye. Rhodopsin के बारे में आपने सुना है? Rhodopsin vertebrates के आई में प्रेजेंट होता है। Rhodopsin क्या करता है? Rhodopsin जो लाइट एनर्जी होती है, जो कि एनर्जी लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है। लाइट जो एक एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है, फोटोन है ना लाइट, तो जो एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है उसको क्या करता है? उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, रोडोप्सिन जो है। तो इन्होंने इसके बारे में भी पढ़ाई की थी। कौन? हरगोविंद खुराना ने। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने और इसके मतलब इसके बारे में क्यों पढ़ाई की, और नाइट ब्लाइंडनेस कैसे होता है? नाइट ब्लाइंडनेस इसी के कारण होता है ना, रात में नहीं दिखता। तो जो ये सब जो प्रॉब्लम होता है, ये सब के बारे में उन्होंने अच्छे से रिसर्च किया था। लाइट एनर्जी को कैसे केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है, नाइट ब्लाइंडनेस कैसे कॉज करता है, ये सब के बारे में जो हरगोविंद खुराना है उन्होंने आखिर में बहुत पढ़ाई की थी, बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। और 1972 में तो एकदम आर्टिफिशियल जीन, मतलब आर्टिफिशियल फंक्शनल जीन बनाने में भी ये सक्सेस हो गए थे, है ना। तो इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो बहुत ज़्यादा ग्रेट है, क्योंकि इनके ही बदौलत आज जो हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है
जैसे कि हम आज कोई भी जीन बना लेते हैं, कोई भी मतलब इतने सारे इम्प्रूव क्रॉप वैरायटी बनाते हैं ना, नए नए जीन्स इंट्रोड्यूस करके इतने सारे हाइब्रिड्स बनाते हैं। तो वो सब हम आजकल आज क्यों बना पा रहे हैं? क्योंकि हमारा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो बहुत डेवलप हो गया है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों डेवलप हुआ है? क्योंकि हरगोविंद खुराना ने ही तो पूरा का पूरा क्रैक को कोड किया, पूरे के पूरे जेनेटिक कोड्स को क्रैक किया, पूरे प्रोटीन सिंथेसिस को क्रैक किया, कि मैकेनिज्म को क्रैक किया कि कैसे बनता है, पूरा बताया। कोडॉन्स के बारे में बताया, स्टार्ट स्टॉप कोडॉन होते हैं इसको भी बताया। नारेनबर्ग के साथ मिलके इन्होंने ही बताया था कि टोटल 64 कोडॉन्स होंगे, समझ रहे हैं? तो इन्होंने ही पूरा का पूरा डिस्कवरी किया था, इतना भयंकर डिस्कवरी, जिसके कारण आज बायोटेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया और हमको इतना ज़्यादा कंफर्ट आज मिल रहा है। कोई भी हमको जेनेटिक डिसऑर्डर है, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रीट होने लग गए हैं। क्यों ट्रीट होने लग गए हैं? क्योंकि हम लोग इससे पहले जो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में पढ़ रहे थे उसमें हम जीन थेरेपी, इलिसा, पीसीआर ये सब पढ़ रहे थे। ये सब हम आज क्यों पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि इनके डिस्कवरी के कारण। अगर ये डिस्कवरी नहीं किए होते तो हम आज इतना ज़्यादा जो खतरनाक डिसीज़ है जिसको हम डायग्नोस कर पा रहे हैं, पहले समय में इस सबको मिथ बन जाते थे। पहले समय में उनको डायग्नोस नहीं किया जाता था, उसको ऐसा माना जाता था कि इसका किस्मत ही खराब है ना। आज हम सबको डायग्नोस करके ट्रीट कर पा रहे हैं। तो हम आज क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत किया है, इन्होंने जी तोड़ मेहनत करके पूरा का पूरा क्रैक तोड़ा है, पूरा पूरा क्रैक किया है सब चीज़ को। जो भी मिथ था, जो भी प्रॉब्लम थे, जिसको कोई समझ नहीं सकता था, उनको इन लोगों ने पढ़ के अपने दिमाग से तोड़ के दिखाया है। और हमको हमारी पूरी जनरेशन को कितना हेल्प हुआ है इनके कारण। हम आज इतने कम्फर्ट में जी रहे हैं क्योंकि इन्होंने मेहनत किया है, समझ रहे हैं? तो इनका मेहनत बहुत काम का है और इतना भयंकर डिस्कवरी था इनका। जेनेटिक कोड को डिस्कवर करना, है ना, जेनेटिक कोड को क्रैक कर देना, कोडॉन्स के बारे में बताना, जीन बनाना आर्टिफिशियली, रोडोप्सिन के बारे में पढ़ाई करना। तो इनके कंट्रीब्यूशन बहुत ग्रेट था, इनको नमन है ना, हाथ जोड़ के प्रणाम है इनको। और ये इंडिया से थे हमारे लिए, इसलिए बहुत गर्व की बात है और हमको इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना चाहिए। हमको एक तरह से मैं बोलूँ तो हमको इनको आइडल मानना चाहिए, क्योंकि हम जिस फील्ड में है इस फील्ड के ही थे, ये भी इस फील्ड के है ना। तो हमको हमारे एक तरह से आइडल होने चाहिए, क्योंकि हम इन्होंने इतने बड़े काम किए कि हमको इनसे मतलब सीखना चाहिए कि हम भी इतने बड़े काम कर सके आगे जाके, है ना। तो इतने सब करने के बाद ये आगे चलते हैं और आगे इनको अब इतने सारे काम किए तो उसका प्राइज़ भी मिलेगा। तो इसका प्राइस क्या मिलता है इनको? अवार्ड्स एंड ऑनर्स, है ना। अगर यही बिजनेस वाले आदमी होता तो पैसा छापता, लेकिन हम पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा दूसरा काम है। हमारा काम है ये, हमारे लिए पैसे से ज़्यादा मतलब क्या है, ये ज़्यादा मैटर करता है हमारे लिए, क्या कि हमने इतना बड़ा बड़ा डिस्कवरी किया, ये ज़्यादा काम का है पैसे से के मुकाबले, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे इनको बहुत सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स मिलते हैं, जैसे नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन। सबसे पहले तो इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है, सबसे पहले इनको नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन इन 1968, समझ रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्राइज़ है ना, बहुत बड़ा प्राइज़। नोबेल प्राइज़ मिलता है मेडिसिन में 1968 में। ये इनको शेयर करना पड़ा था अपने दो दोस्तों के साथ। एक था नारेनबर्ग के बारे में तो आता भी है ना, क्वेश्चन है। नारेनबर्ग जेनेटिक्स में है। नारेनबर्ग के साथ कोशिश किया था, जो कि 64 कोडॉन्स के होते हैं सब बताया था, ये भी हेल्प किए थे उसमें नारेनबर्ग। और हॉली के साथ भी बांटना पड़ा था, तो हॉली और ये नारेनबर्ग और खुराना, इन तीनों को मिला था नोबेल प्राइज़, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद इनको फिर एक अवार्ड मिला, दूसरा ग्रॉस हॉर्विट प्राइज़ 1968 में मिला हुआ था। उसके बाद मिला था इनको पद्म विभूषण इंडिया में 69 में। तो इनको पद्म विभूषण भी से भी सम्मानित किया जाता है इंडिया में। ये देखिए पद्म विभूषण पड़ा रखा हुआ है, नोबेल प्राइज़ का सिक्का है, कॉइन है, ये पद्म विभूषण का है, पद्म विभूषण, ठीक है। ये इस कॉइन का नोबेल प्राइज़ का कॉइन का जो दूसरा पार्ट है वो है, दूसरा फेस है। इसके बाद इनको मिलता है अल्बर्ट लेस्कर अवार्ड फॉर बेसिक मेडिकल रिसर्च 1968 में ही। इसके बाद विल्बर्ट गिब्स अवार्ड 1974 में। उसके बाद इनको फेलोशिप मिलती है, फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी इन 1978 में, जो इंग्लैंड का जो रॉयल सोसाइटी था, जो कि एक बहुत जाना माना था सोसाइटी था। इस रॉयल सोसाइटी से इनको 1978 में फेलोशिप मिलता है। उसके बाद इनको मिलता है गार्डनर फाउंडेशन इंटरनेशनल अवार्ड 1980 में। तो इनको इतने बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हुए थे, ऑनर्स मिला हुआ था, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया हुआ था, है ना, इतना बड़ा बड़ा डिस्कवरी किया था। तो उसके लिए इनको बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिले हुए थे, ठीक है। तो हम इनके लाइफ के बारे में देखें और हमको इनके बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जैसे कि हमको क्या करना चाहिए, हमको पहले एजुकेशन पे हमारा बहुत ध्यान देना चाहिए। ये इनके लाइफ से हम सीखते हैं। सबसे पहले चीज़ क्या सीखते हैं कि पहले बात सीखते हैं कि पढ़ाई। देखिए कितना भयंकर पढ़ाई किया था इन्होंने। पहले तो ये अपना MSc तक किए। अब हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, आप भी खुद सोचिए
कि एक मास्टर कर लिया अब तो बहुत हो गया, मास्टर किया अब तो बहुत हो गया, अब हमको चाहिए जॉब, 10 15 20 30 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार 60 हज़ार 70 हज़ार का जॉब मिल गया, अब हम पूरी ज़िंदगी उसी में काटते हैं। इन्होंने क्या किया, एमएससी तो अभी शुरुआत है, एमएससी किया, उसके बाद तो बोला कि अब तो शुरुआत है, उसके बाद इनको पीएचडी करना था, जिसके लिए अभी क्योंकि टॉप थे तो इनको मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फेलोशिप, पीएचडी करते हैं उस इंग्लैंड में, ये अच्छे बड़े रिसर्चर के साथ। उसके बाद क्या करते हैं, उसका पोस्ट डॉक्टरल स्टडी करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसका फिर से काम चालू करते हैं जॉर्ज वेलेस केनर के साथ और पेप्टाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स पे, है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे तो नहीं लिखो, लेकिन बता रहा हूँ कि एंजाइम रिसर्च में काम करते हैं, फिर कोलंबिया जो में प्रोफेसर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इनको प्रोफेसर बनाया जाता है, उसके बाद फिर एमआईटी में काम करते हैं। तो ये बहुत पढ़े लिखे थे ना, क्योंकि बहुत देर तक पढ़ाई किए। तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपको अच्छी देर तक पढ़ाई करते रहना, ये नहीं सोचना है कि बस अब मैं कुछ कैसे भी 10 15 20 हज़ार 30 हज़ार 50 हज़ार का नौकरी मिल जाए और मैं खुश हो जाऊँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। आपको काम पढ़ते रहना पड़ेगा। अगर आप साइंस की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो आपको एजुकेशन के लिए डेडिकेटली होना पड़ेगा, आपको बहुत पढ़ाई करनी है ना, पीएचडी करना है, पोस्ट डॉक्टरल करना है, सब करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक इनका ये था। दूसरा था कि इनके टीचर से ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। जैसे जब ये स्कूल में थे तो रतन लाल से बहुत हाईली इंस्पायर्ड थे, जब ये एमएससी में थे तो महंत सिंह से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, जब ये इंग्लैंड में गए तो यहाँ जेएस बियर इनके काम को सुपरवाइज किए, उसके बाद फिर ये व्लादिमीर प्रिलॉक के साथ पढ़ाई किए, उसके बाद फिर जॉर्ज वेलेस केनर और फिर एलेक्जेंडर आर्टॉट के साथ इन्होंने बहुत वर्क किया। तो इनके जो लाइफ है इनके साथ वाले को बहुत हाथ है, क्योंकि वही इनको इनके काम के लिए मोटिवेट किए या फिर इनको सुपरवाइज किए, तभी ये इतने आगे बढ़ पाए, है ना। तो हमको क्या करना है, हमको अच्छे लोगों के साथ, हमको हमारे अच्छे लोग हमारे ऊपर रहे, अच्छे लोग हमको सुपरवाइज करें, है ना, अच्छे हमारे टीचर हमको हाईली इन्फ्लुएंस करें, हमारे टीचर भी अच्छे हों, तो हमको इन सब बातों का भी ध्यान रखना है ना। इसके बाद इनके कंट्रीब्यूशन तो बहुत बड़े बड़े थे, कोडॉन को डिस्कवर किया, ये सब चीज़ों, इनकी डिस्कवरी तो बहुत ग्रेट डिस्कवरी है और इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला। इसीलिए आज जाने वाले इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, आज भी लोग इनको याद करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे, है ना, क्योंकि इनका डिस्कवरी बहुत बड़ा था और इसीलिए इनको इतने बड़े बड़े प्राइज़ भी मिले, नोबेल प्राइज़, यूसी ग्रॉस हॉर्टविच प्राइज़, पद्म विभूषण, अल्बर्ट लस्कर अवार्ड, विलार्ड गिब्स अवार्ड, फेलोशिप मिला था फिर रॉयल सोसाइटी से, उसके बाद गार्डनर फाउंडेशन इंटरनेशनल अवार्ड, ये सब अवार्ड्स इनको इसके रिस्पेक्ट में मिले, ठीक है। तो हमको ये सब बातों का ध्यान रखना है और हमको भी हमारी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे तरीके से करनी है, बहुत तरीके से पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पास हो जाए, हमको हमारा इस जो पढ़ाई है उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। और कॉलेज जाने के बाद तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई कम हो गया, कॉलेज जाने के बाद तो अब ज़्यादा पढ़ाई करना है, क्योंकि अब हमारे पास, जैसे हम जब कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन होता है कि इससे ज़्यादा मत पढ़िए, क्योंकि कोई काम का नहीं है, इससे ज़्यादा पढ़ाई एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला, ठीक है। जब आप कॉलेज जाएंगे तब क्या होगा, तब आपके पास फिर ये चीज़ नहीं रहेगा कि हाँ इससे ज़्यादा मत पढ़िए, कॉम्पिटिशन एग्जाम में नहीं आएगा। कॉम्पिटिशन एग्जाम हम दे क्यों रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम करके कुछ होगा क्या, कॉम्पिटिशन एग्जाम तो सिर्फ कॉलेज ले जा सकता है ना, लेकिन कॉलेज में फिर आपको बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा रिसर्च में अपने आप को इंक्लूड करना पड़ेगा। रिसर्च जितने ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को डेवलप कर पाएंगे। अभी भी बहुत चीज़ें पड़ी हुई है रिसर्च करने के लिए, फाइंड करने के लिए, डिस्कवरी करने के लिए। जब हम खुद ऐसे बड़े साइंटिस्ट से जब इन्फ्लुएंस होंगे तब तो जाके हम इतने बड़े बड़े रिसर्च कर पाएंगे, है ना। तब हमको भी इनके लाइफ से सीखना है और हमको भी ऐसे बड़े काम रिसर्च करने हैं, इतना पढ़ के हमको फिर बहुत रिसर्च करना है, तब जाके हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा हमारे इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट्रिस्ट डॉक्टर हरगोविंद खुराना से। इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, कैसे इन्होंने पेड़ के नीचे पढ़ाई करने से लेके एकदम हाईली एजुकेटेड, हाईली रिनोड प्लेसेस में पढ़ाई किया इन्होंने, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, एंजाइम रिसर्च सेंटर इंग्लैंड में, ऐसे जगह में पढ़ाई किया, स्विट्जरलैंड में पढ़ाई किया। तो हमको इनकी लाइफ से सीखना है कि हमको रुकना नहीं है, लगातार काम करते रहना है और तभी हमको कुछ सक्सेस मिलेगा, तभी हम अपने वर्ल्ड में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, है ना। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना हमारे इंस्पिरेशन है, हमारा आइडल है और इनको हम प्रणाम करते हैं और हम इनकी लाइफ से सीखते हुए अब हम भी बहुत पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको शायद आपकी लाइफ में कुछ हेल्प भी करे ये वीडियो जो है। और ऐसा साइंटिस्टों के बारे में पढ़ते रहिए और अगर आपको और पढ़ना है तो हमारे जो साइंटिस्ट संडे एपिसोड आता है, इस संडे एपिसोड को बिल्कुल देखिए। और अगर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि नीट,
या फिर कोई भी CUET का बायोलॉजी CUET देने वाले हैं, या फिर कोई स्टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, है ना, स्टेट का कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर कोई भी ऐसा कॉम्पिटिशन एग्जाम जिसमें बायो आ रहा होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बायो रिविजन को। हम यहाँ पे बायोलॉजी का रिविजन करते हैं और क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आजकल मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो MCQ फॉर्मेट में आते हैं, तो हम इसमें MCQ सॉल्व करते हैं, है ना। और हम इसे उसमें बायोलॉजी के हर टॉपिक पे लाइन टू लाइन पढ़ाई करते हैं, लाइन टू लाइन, हर लाइन को इसको लाइन करके पढ़ाई करते हैं, जिससे हमको बहुत हेल्प मिलता है और हम इसके बहुत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। हम इसमें हर संडे ये जो आज वाला देख रहे हैं साइंटिस्ट संडे एपिसोड, इसको भी लेके आते हैं ताकि लोग साइंटिस्ट से के लाइफ से कुछ सीख सके और इन्फ्लुएंस हो सके साइंस में काम करने के लिए, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने हो सकता है तो अपने इंस्टा में या फिर व्हाट्सअप पे स्टोरी लगाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको भी हेल्प चाहिए वो यहाँ से उनको मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस भी हो सके साइंस के जरिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते रहिए। तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट संडे एपिसोड में। और जो लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम जेनेटिक्स पढ़ रहे होंगे। हमारी बायोटेक पूरी की पूरी हो चुकी है कंप्लीट विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, और अब हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स चालू करने वाले हैं, है ना, जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। एक नया सीजन भी लाने वाला हूँ PYQ सेशन का, जिसमें हम पूरे के पूरे 33 ईयर्स के PYQ सॉल्व करेंगे लाइन टू लाइन, मतलब PYQ क्वेश्चन टू क्वेश्चन पूरा का पूरा 33 ईयर का PYQ सॉल्व करेंगे, और इससे हमको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे और व्हाट्सएप हैंडल पे, ताकि बहुत लोगों को हेल्प हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।